आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। सबसे पहले देखेंगे नीति आयोग है क्या और यह किस प्रकार से काम करता है। नीति आयोग या फिर इसको जो मैंने पूरा नाम दिया, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो नई हमारी संस्था गठित हुई है उसे नीति आयोग का नाम दिया गया है। इससे पहले जो संस्था काम कर रही थी उसे हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते थे। याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन या नीति आयोग, ये तीनों के तीनों आपका गैर संवैधानिक इकाइयां हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं। इनका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। पूछता है 2013-14 में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से हमारे संविधान में इनका उल्लेख है। तो याद रखिएगा, ना फिर प्लानिंग कमीशन का उल्लेख है या फिर नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का, और ना नीति आयोग का उल्लेख है हमारे संविधान में। तो यहां पर सीधा सा इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, बढ़ाते हैं साउंड को। यहां पर देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, तो यहां पर जो सबसे पहला चीज ये है, यह पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में प्रयोग होगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का यह थिंक टैंक है जिसके जरिए सरकार अपनी प्लान को योजना के अनुसार बनाने का काम करेगी। इट रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। एंड एम टू इन्वॉल्व स्टेट्स, और इन्होंने एम लिया अपना कि ये इन्वॉल्व करेंगे स्टेट को, जो हमारा इन्वॉल्व स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, और यह विभिन्न राज्यों को आर्थिक नीति बनाने में सहयोगी अपना बनाता है। यहां पर याद रखिएगा, जो प्लानिंग कमीशन हमारा हुआ करता था 1967 से पहले, यह भी इसी प्रकार की संस्था थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अधिकांश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर ही हुआ करते थे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर के बीच में एक प्रकार से संवाद की स्थिति होती थी। लेकिन 1967 के बाद जैसे जैसे नॉन कांग्रेसी सरकारों की संख्या बढ़ती गई और सरकार को अपनी प्लानिंग पास कराने में समस्या आने लगी। नतीजा यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज ये किया गया कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो स्ट्रक्चरल फॉर्म थे उसको ही बदल दिया गया। क्योंकि यह एक कैबिनेट डिसीजन से फॉर्म हुआ था, तो कैबिनेट डिसीजन के ऊपर इसे बदला जाना भी संभव था बहुत आसानी से। नतीजा, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे वह भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पार्ट हो गए, प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर थे वह भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पार्ट हो गए, और सबको वोटिंग राइट दे दिया गया। नतीजा, जो चीफ मिनिस्टर्स की एक लंबी कतार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट की सरकार की लग रही थी, उनको अब यहाँ पर कोई भी हक या अधिकार नहीं रहा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं उनके पर उतर दिए गए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस नीति आयोग में, यह वही 1967 से पूर्व वाली रूपरेखा को फिर से लागू किया गया, जिसमें सरकार ने सीधे तौर पर राज्यों को शामिल किया कि आइए आप भी नीति निर्माण में अपना सहयोग दीजिए। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि आपको इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। 2018 में पूरा का पूरा केरला में एक बड़ी बाढ़ आई, जो करीब करीब 2 महीने तक पूरा का पूरा पानी पूरा केरला में फैल गया। कारण क्या है? केरला में एक ऐसे सिस्टम को लागू कर दिया गया जो झारखंड जैसे राज्यों के लिए प्रभावी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड जैसे राज्य जो आपके पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर नदियों के ऊपर चेक डैम बनाकर सिंचाई की सुविधा विकसित की जाती है। लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में प्रयोग होती है और पहाड़ी इलाकों में ही इसकी महत्ता है। लेकिन हमारी सरकार में चूंकि प्लानिंग कमीशन एक ही नीति को पूरे देश में लागू कर देता था, नतीजा ये चेक डैम बनाने का सिस्टम उठा के डाल दिया गया केरल जैसे तटवर्ती कोस्टल रीजन्स में। नतीजा यहाँ पर क्या हुआ, जहां की जमीन ऑलरेडी समतल है वहां पर इन्होंने चेक डैम बना दिए बड़ी संख्या में नदियों पर, और इन नदियों में जो चेक डैम बनाए गए वहां से जो मिट्टी आके जमा हो जाएगा उसके निकाले जाने की व्यवस्था की नहीं गई। नतीजा, ये पूरा का पूरा जो
चेक डैम है वो पूरा का पूरा केरल को बाढ़ में डुबो देता है 2018 में। तो यहां पर समझिए जो योजना झारखंड की थी उसे आप केरला में लागू नहीं कर सकते। नतीजा, नीति आयोग बनाने का उद्देश्य यही है कि हर एक राज्य के लिए एक विशेषकृत योजना तैयार की जा सके। तो हर एक राज्य के लिए एक स्पेशल प्लान बने जो उस राज्य को फोकस होकर हो और उसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी अपना सलाह दे सके। यही कारण है कि अभी आप लोग देख रहे थे 3-4 साल पहले ममता दीदी खूब उछल रही थी वेस्ट बंगाल को का वेस्ट को गायब करने के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा जो नीति आयोग में सारे के सारे राज्य जाते हैं तो वो अल्फाबेटिकली कॉल किए जाते हैं, अल्फाबेट के आधार पर कि ए वाला पहले जाएगा, बी वाला बाद में जाएगा, सी वाला उसके बाद। तो ये डब्ल्यू बी, डब्ल्यू लास्ट में सबसे आता है वेस्ट। तो ये सबसे अंतिम स्टेट होते हैं जो जाते हैं प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए। तो यहाँ पर ममता बनर्जी को नीति आयोग की बैठक में सबसे देर तक बैठे रहना पड़ता था। नतीजा, वो खूब अभी तैयारी कर रही थी पिछले 3-4 साल से कि ये वेस्ट बंगाल का वेस्ट हटा दिया जाए और केवल बंगाल हो जाए। नतीजा, आसाम, अरुणाचल, इन सब के बाद वह जाके सीधे प्रधानमंत्री से डिस्कस कर सके। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट रोल है नीति आयोग का। आप इससे समझ सकते हैं कि लोग अपने राज्यों के नाम बदलने तक को तैयार हैं क्योंकि नीति आयोग की बैठक में वो आसानी से पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर पहुंच सके। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर याद रखेंगे चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। तो प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के और ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। यहाँ पर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे यानी कि हिंदी में कहेंगे तो पदेन सभापति। तो पदेन सभापति यानी कि जो प्रधानमंत्री रहेगा वही इस नीति आयोग का चेयरमैन होगा। याद रखेंगे प्लानिंग कमीशन में भी यही चीज था, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। न्यू स्ट्रक्चर अंडर नीति आयोग। अब नीति आयोग में क्या न्यू स्ट्रक्चर है? नीति आयोग विल हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यह प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। विल हैव द गवर्निंग काउंसिल, इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो बनी हुई है चीफ मिनिस्टर जो विभिन्न स्टेट है उनसे लेकर और हेड ऑफ द ऑल यूनियन टेरिटरी, और ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया को मिलकर बनी हुई होती है। इसे कहेंगे गवर्निंग काउंसिल। द गवर्निंग काउंसिल रिप्लेस द अर्लियर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये जो गवर्निंग काउंसिल है इसने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिप्लेस कर दिया है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि पहले प्लानिंग कमीशन की योजनाओं को मंजूरी देने का काम करती थी, अब एक्चुअली गवर्निंग काउंसिल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान देंगे। प्लानिंग कमीशन को कौन हटाया? हमारा नीति आयोग हटाया। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कौन हटाया? गवर्निंग काउंसिल हटाया। In addition, there will be also regional council comprises the chief minister and lieutenant governors of the union territories, which will be mandated to develop plans and their region specific. अब इन्हें यहाँ इसी चीज के लिए जनादेश मिला हुआ होता है कि वह क्या करें, विकास की योजनाएं तैयार करें और यह राज्यों के लिए स्पेसिफिक हो। हर एक राज्य के लिए एक अलग योजना, अलग तरह की योजना होनी चाहिए। द आयोग विल हैव 7 to 8 फुल टाइम मेंबर्स। इस आयोग में 7-8 फुल मेंबर्स होंगे एंड 2 वेल नोन accomplished पार्ट टाइम मेंबर्स drawn from leading research organization and major universities. 4 union ministers nominated by the prime minister will also be included in ex officio कैपेसिटी। तो यहां पर याद रखिएगा 4 जो यूनियन मेंबर होंगे वह भी आपका जो प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे वह भी एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। किसके? वह भी यहां पर एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे इस काउंसिल के। ठीक है, अब आइए विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है? Based on the belief that strong states makes a strong center, यह एक सिद्धांत के ऊपर काम करता है कि स्ट्रॉन्ग राज्य, जो मजबूत राज्य होंगे वह बनाएंगे मजबूत केंद्र को। नीति आयोग इज ए स्ट्रक्चर टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
ये किसके लिए है? प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर यह सहकारी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद को यह प्रोत्साहित करने के लिए है। द न्यू बॉडी विल बिल्ड मैकेनिज्म टू इंक्लूड नीड बेस्ड प्लानिंग। यहाँ पर नीड बेस्ड प्लानिंग को प्रिपेयर्ड किया जाएगा एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट द नीड ऑफ द हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये आवश्यकता के अनुरूप ये पूरी की पूरी योजना को हम तैयार करेंगे और ये ग्रामीण स्तर से यह शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। अब यहाँ पर चलिए इस लास्ट स्लाइड को पढ़ा के आप लोग को छोड़ रहे हैं। द पॉलिसी प्लानिंग विल लॉन्ग टर्म, पॉलिसी की प्लानिंग होगी लॉन्ग टर्म की होगी विथ inbuilt mechanism for course and correction based on emerging economic scenario. National security interest will be kept in the focus. यहाँ पर याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्या रखा गया? विल बी केप्ट इन फोकस, इसे फोकस में रखा गया while फॉर्मुलेटिंग प्लान्स ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया आर्थिक तथा सामाजिक विकास का। स्पेशल फोकस विल बी ऑन दोज section of the society that are the risk of being left out of the development process. तो यह इस प्रकार से हमारा स्पेशल फोकस होगा उन सेक्शंस के, सोसाइटी के उन सेक्शंस के ऊपर जो अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं और वो डिसएडवांटेज्ड क्लास के रूप में है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको अगला टॉपिक को, इसी टॉपिक को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।